वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपका आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 14 चैप्टर्स को कर लिया है और आज हम हमारे 15 चैप्टर को करेंगे जो रिलेटेड है हमारे राष्ट्रपति से। इससे पहले हमने संविधान सभा का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा के स्रोत, संविधान सभा के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संसद आदि को हमने कर लिया है। संसद में हमने लोकसभा और राज्यसभा को भी कर लिया है। इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं? वह राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। जो राष्ट्रपति होता है, इसका जो पद है वह कहाँ से लिया गया है? वह ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि जैसे ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं ना नाम मात्र के, वैसे ही हमारा राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का होता है। लेकिन अधिकतर यानी कि जो वास्तविक, दो तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो होता है हमारा संवैधानिक और एक होता है हमारा वास्तविक। जो हमारा वास्तविक है वह तो हमारा होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और जो संवैधानिक रूप से होता है वह होता है हमारा राष्ट्रपति। यानी कि बगैर राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई भी कानून नहीं बन सकता है। यानी कि अंतिम निर्णय किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। यहाँ तक कि जो मृत्युदंड है उसको भी क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी भी, मान लीजिए कोई भी अपराध कर दिया उन्होंने, किसी का मर्डर कर दिया, किसी की मृत्यु कर दी, तो वह क्या कर लेंगे? अपने आप को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। लेकिन जब तक वह पद पर हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे ही उनका कार्यकाल कंप्लीट होगा उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम राष्ट्रपति जी को देखते हैं। तो आइए हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ तथ्यों को पढ़ लेते हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, जो हमें क्वेश्चंस को करने में मदद करेगी, जिससे हमारे डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति का वर्णन है वह किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। इसके इन अनुच्छेदों के अंदर राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 52 सबसे पहले कौन आता है? अनुच्छेद 52, जिसके अंदर यह है कि भारतीय संविधान में यह लिखित है कि राष्ट्रपति का एक क्या होगा? पद होगा। वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 के अंदर है। अनुच्छेद 53 के अंदर है, यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है। यह क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख हमारा कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति। यह हमारी जो तीनों सेनाएं होती है ना, जल, थल और कौन सी जो होती है ना, जैसे कि जल से आगे हमारी नेवी, वायु से आगे हमारी एयरफोर्स और धरा से आगे हमारी आर्मी, जो ये तीनों आर्मी होते हैं, उसका भी नेता कौन होता है? उसका एक प्रधान कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 है, उसके अंदर क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि कैसे निर्वाचन होता है, कि 50 लोगों द्वारा प्रस्तावित और 50 लोगों द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसकी प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से लोग, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और कौन होती है? जो विधानसभा होती है, उसके लोग क्या करते हैं? इसकी चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जो भी इसके निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका वर्णन किसके अंदर किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 5। अनुच्छेद 55 रिलेटेड है हमारे कोटा से, ठीक है। अनुच्छेद 56 से हमारे कार्यकाल से, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 कहता है दोबारा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो वह दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह वर्णन किसके अंदर किया गया है? अनुच्छेद 57 के अंदर यह वर्णन किया गया है। आता है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 58 कहता है योग्यताएं, कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके लिए जो विशेष रूप से 3 योग्यताओं का वर्णन किया जाता है। क्या? एक तो वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। उसकी जो आयु है वह कितनी हो? 35 ईयर्स की हो। उसके बाद जो क्या है, वह किसी भी लाभ के पद पर
ना हो। हमें पता है कि जो हमारे मंत्री होते हैं, MLAs होते हैं या MP होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, ये जो पद हैं ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद में आते हैं जो भी क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, चाहे वो चपरासी हो, ठीक है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो। ये है किसके अंदर आएंगे, गवर्नमेंट के अंदर। और हमने देखा ना कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो ये कार्यपालिका किसके अंदर जाएगी, कार्यपालिका यह किसका प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका किसके अंदर जाएगी, जितनी भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट नौकरी हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वह सब किसके अंदर जाएगी, कार्यपालिका के अंदर जाएगी। और राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान यानी कि अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 59 के अंदर क्या होती है, दशा। दशा के अंदर क्या है, अयोग्यताएं, यानी कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये क्या है, उसकी अयोग्यताएं लगा लीजिए, या दशा की किस दिशा में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 60 में है शपथ, और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, वह दिलाई जाती है CJA यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर यह अब्सेंट है, मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो उस समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायालय के जो सबसे एक्सपीरियंस्ड न्यायाधीश होंगे उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में है हमारा महाभियोग। हमें पता है महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, इस प्रक्रिया का वर्णन किसके अंदर किया गया है, अनुच्छेद 61 के, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया का वर्णन किसके अंदर है, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड शक्तियां, राष्ट्रपति के पास बहुत शक्तियां होती है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। और आपातकाल कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। इसका वर्णन है 352 में, 356 में और 360 में। 352 में होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में होता है हमारा राज्य आपातकाल, या आप इसे राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, और 360 के अंदर होता है हमारा वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अब तक केवल 3 बार लगा है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में आज तक नहीं लगा है, और जो राज्य आपातकाल है उसकी तो वह तो कई बार लग चुका है, तो इससे आपकी संख्या नहीं पूछी जाएगी। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रपति को देखा, इसकी शक्ति को देखा। तो आइए अब हम राष्ट्रपति से रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लिया है, यानी कि जो कुछ तथ्य हैं हमने उनको कर लिया। जो मुख्य मुख्य तथ्य थे राष्ट्रपति से रिलेटेड हम उन्हें कर चुके हैं। तो आइए अब हम हमारे क्वेश्चंस को करते हैं। आज हम 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड हम 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। आज हम 60 क्वेश्चंस को करेंगे, जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम कल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो किससे करना उचित है, अमेरिका के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। हमें देखिए, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह किसकी तरह होता है, एक नाम मात्र का होता है ना, वह एक संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास है। तो जो हमारा राष्ट्रपति का पद है वह किसकी तरह है, ब्रिटेन के सम्राट की तरह है, वहाँ के महारानी महाराजा की तरह है, कि आप एक नाम मात्र के हैं। बाकी जो अधिकतर पावर है वह किसके पास है, PM के पास, यानी कि प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। तो जो हमारा राष्ट्रपति का पद है वह किससे है, ब्रिटेन के संसद से, सम्राट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2 कहता है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री, या भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है हमारी कार्यपालिका का अध्यक्ष। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो संघ है, हमारा राज्य है, जो हमारा केंद्र है,
उसकी कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होती है? प्रधानमंत्री के पास, मंत्रिमंडल के पास, राष्ट्रपति के पास या संसद के पास। तो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्योंकि देखिए लास्ट में सिग्नेचर अगर कोई भी हमने बिल बना दिया, ठीक है, वो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। उसके बाद ही वह बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो राष्ट्रपति क्या है? हमें पता है कि जो हमारा राष्ट्रपति वह क्या है? एक राज्य का प्रधान है। हमने देखा था ना कि जो राज्य होंगे, ठीक है, राज्यों का, भारत जो क्या है वह क्या है? एक राज्यों का संघ है। तो संघ का प्रधान कौन है? राज्यों का प्रधान कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो क्या कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है, जो क्या होता है? हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, हमने लोकसभा अध्यक्ष देखा था ना कि जब भी संयुक्त बैठक होगी किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की, जब इनके अंदर कोई भी मतभेद हो जाता है तो इन दोनों की क्या होती है? संयुक्त बैठक होती है। बुलाई किसके द्वारा? संबोधन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाई भी किसके द्वारा जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो किस में निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिमंडल में। तो किस में होती है? वह होती है हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। जो कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, ये जो तीनों हमारी फोर्स हैं, यानी कि नेवी, ठीक है, और क्या कौन होती है? हमारी एयर फोर्स होती है, और जो हमारी आर्मी होती है, इन तीनों का प्रधान भी कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता। तो कौन होता है? वह होता है हमारे राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक शासक तो कौन होता है? वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? वह होते हैं हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है, तो क्या नहीं है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। हाँ जी, मिनिमम 35 है, उससे बड़े आप हो सकते हैं। उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता, हमने देखा था ना कि जो लोकसभा का सदस्य है उसकी तो कितनी आयु है? 25 है ना, और जो राज्यसभा का है उसकी कितनी है? 30 है। तो क्या नहीं, तो लोकसभा का अगर सदस्य होगा तो वो 25 वर्ष का हो जाएगा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। हमारा कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो यह जरूरी नहीं है कि वह किसी सदन का ही सदस्य हो, ठीक है। तो हमने देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 35 वर्ष के आयु चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लोकसभा के सदस्य होने के निर्धारित सभी योग्यताएं हो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात है कि जो लोकसभा में अगर हमें सदस्यता प्राप्त करनी है तो हमारी आयु होनी चाहिए 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए हमारी आयु होनी चाहिए 30 ईयर्स, और राष्ट्रपति के लिए हमारी होनी चाहिए 35। तो जो लोकसभा के लिए जरूरी है सिर्फ किसको छोड़कर? आयु को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे 25 है ना और यहाँ पे कितनी है? 35 है। आयु में डिफरेंस को छोड़कर बाकी सभी जो योग्यताएं हैं वो किसकी तरह होंगी? लोकसभा के सदस्य की तरह होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो कौन सी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। देखिए 21 वर्ष तो क्या है? पुरुषों के लिए, जो मेल होते हैं उसके विवाह के लिए होती है ना, मैरिज के लिए। 25 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। और 30 किसके लिए है? राज्यसभा में सदस्यता के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहले तो मिनिमम पूछी थी, मिनिमम कितनी थी 35 थी। अब कितनी बोली गई है मैक्सिमम, तो कितनी होनी चाहिए 65 होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए, या फिर 17 वर्ष होनी चाहिए, कोई आयु नहीं, तो कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो कितनी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है। हमने देखा था ना कि दोबारा भी वो चुनाव लड़ सकता है, किया था ना, दोबारा भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है और दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। और यह किसके अंदर दिया गया था, यह प्रावधान किसके अंदर दिया गया था, अनुच्छेद नंबर 57 के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद आप दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, या कोई स्पष्ट नहीं। तो किसके द्वारा होता है, वह होता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से। जनता थोड़ी ना वोट देती है, ठीक है, वहाँ पे कौन वोटिंग करते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। और जिस प्रक्रिया, जिस प्रणाली द्वारा यह चुनाव किया जाता है वह कौन सी होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गोपनीय प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। और इसकी प्रक्रिया किसके द्वारा पूरी की जाती है, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति पद से निर्वाचन होने हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो कौन सी अपनाई जाती है, सूची पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, संचय मत पद्धति, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो कौन सी अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और इसके निर्वाचन में यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। किसे निर्देशित किया जाता है, संसदीय समिति को, निर्वाचन आयोग को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उच्चतम न्यायालय को। तो किसे कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावित व अनुमोदन की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 50-50, कितनी 50 व्यक्तियों द्वारा तो प्रस्तावित होना चाहिए और 50 सदस्य द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता मानी जाती है। हमने देखी थी ना दशा, एक के अंदर जो आर्टिकल था, एक में था क्या था कि दशाएं थी। दशा तो किसके अंदर थी, 59 के अंदर थी। और 58 के अंदर क्या थी, योग्यताएं। और योग्यताओं में 3 थी कि भारत का निवासी हो, 35 की उसकी आयु हो, कोई भी लाभ का पद ना रखता। और दशाएं में क्या थी, वह कोई भी पागल या दिवालिया ना हो। तो कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है, भारत का नागरिक हो, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए आहित हो, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। तो ग्रहण नहीं करना, ना ग्रहण करना, यानी कि लाभ के पद पर न हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष तो किसके द्वारा किया जाएगा, जनता के द्वारा किया जाएगा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली द्वारा, या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो किसके द्वारा, एकल हस्ताक्षरित मत प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा,
निर्वाचन आयोग द्वारा और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा यह किया जाता है। और इसकी प्रक्रिया यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया किसके अंदर लिखी है? अनुच्छेद 54 के अंदर इसका वर्णन है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा और जो भी प्रोसेस होगी इसके चुनाव की वह किसके अंदर है? अनुच्छेद आर्टिकल 54 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसमें? राज्यसभा सदस्य में, विधान परिषद सदस्य में, उपराष्ट्रपति में या राष्ट्रपति में? तो किस में अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में यह प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजता है? किसके पास भेजता है? चुनाव आयोग के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, संसद के पास या उपराष्ट्रपति के पास? तो किसके पास भेजता है? यह भेजता है उच्चतम न्यायालय के पास। अगर किसी को लगता है यानी कि मान लीजिए कि किसी सदस्य को, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, अगर किसी को लगता है कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया हुई थी राष्ट्रपति के लिए उसमें कुछ धोखाधड़ी की गई तो वह 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है? महाभियोग की प्रतिक्रिया को या उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट भेज सकता है कि हमें लगता है कि ऐसे ऐसे धंधाली की गई है, आप इसकी जांच कीजिए। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे कि आप इसकी जांच कीजिए। इसमें क्या की जाएगी? 5 जजों की एक टेबल बनाई जाएगी जिसे ज्यूरी बोला जाएगा। 5 जज होंगे जो क्या करेंगे? इसकी जो रिपोर्ट भेजी जाएगी उसके पर कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे कि क्या सच में जो राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है उसमें कोई धोखाधड़ी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किसमें किया गया है? 55 में, 68 में, 69 में या 71 में? तो कौन से? अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? हमारा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है? 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह? तो कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए? किसके लिए, कितने के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और इसके कार्यकाल का वर्णन किसके अंदर है? आर्टिकल 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26 क्वेश्चन कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन सा है? हमने अभी क्या था ना, अनुच्छेद 54 है, 56 है, 57 है या 58 है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 56 है जिसके अनुसार मतलब जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके कार्यकाल का वर्णन किया गया कि वह 5 साल तक कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 27 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होता है कौन कौन होते हैं? हमने पढ़ा था ना, 3 होते हैं। एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक विधानसभा होती है। तो देखिए, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन में कौन कौन आ गए? लोकसभा और राज्यसभा, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए, इसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं कौन से? 12 तो जो राज्यसभा में होते हैं जो किसी विज्ञान, विषय, कला आदि में श्रेष्ठ होते हैं, और 2 जो एंग्लो इंडियन थे इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा बी। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 28 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब क्या बताना है? हमें गलत बताना है।
सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अनुच्छेद 71 के अनुसार क्या करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव प्रक्रिया में अगर विवाद होता है तो उसका समाधान, उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा जो 28 हमारा क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। उपरोक्त सभी जो ये सभी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा या संसद द्वारा। तो किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं, संसद द्वारा, क्योंकि जो भी महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वह स्टार्ट कहाँ से होगी, संसद के द्वारा होगी। 30 दिन के अंदर पहले संसद के सदस्य रिपोर्ट देंगे ना, किसको, सुप्रीम कोर्ट की हमें लगता है कि जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई है तो वह रिपोर्ट पहुंचेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 जजों की क्या बना देगा, एक टेबल बना देगा। ये 5 जज क्या करेंगे, जांच करेंगे, किसकी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जांच करेंगे, और जो भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार क्या कर दिया जाएगा, जो हमारा राष्ट्रपति है उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, कैसी है, संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग। तो क्या चलाया जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और जो अविश्वास पत्र आता है वह तो जो सरकार बनी होती है ना, जैसे कि इस टाइम किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो अविश्वास पत्र तो किसके लिए लाया जाता है, जो सरकार होती है ना उससे संबंधित लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31 कहता है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है, किसमें, लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या उच्चतम न्यायालय में। तो किस में की जाती है, संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है, या तो राज्यसभा में हो सकती है या लोकसभा में होती है, और स्टार्ट होने के बाद कहाँ पहुंचेगी है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। और अनुच्छेद कौन सा है इसका, 71, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है, निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे, अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कानूनी कार्रवाई से, संविधान संशोधन से या महाभियोग से। तो किसके द्वारा लाया जाता है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। और इसका वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, किसी भी आधार पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने, संविधान के अतिक्रमण करने पर। यानी कि जो हमारे संविधान में क्या है, जो कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, अगर उनका अच्छे से पालन ना किया गया हो तो उस समय पर क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो किससे ली गई है, अमेरिका से, जापान से, पूर्व सोवियत संघ से या आयरलैंड से। तो किससे ली गई है, अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने आप से त्याग पत्र देना पड़ता है, किसमें, महाभियोग लगने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, रिश्वत लेने पर, या संसद में वक्तव्य ना देने पर। तो किस समय देना होता है, महाभियोग लगने पर उसे अपना त्याग पत्र स्वयं ही देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 क्वेश्चन कहता है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। यानी कि अभी तक उसका
जो 5 साल का कार्यकाल है वह कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो कैसे? प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर कार्यकाल से पहले ही क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। इसमें वह क्या करेगा, स्वयं ही अपना त्याग पत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो लिखित सूचना के बाद कितने दिन का टाइम उसको देना चाहिए, वह दिया जाना चाहिए 7 दिन का, 14 दिन का, 30 दिन का या 60 दिन का। तो कितने दिन का, 14 दिन के बाद दिया जाना चाहिए। 60 दिन में तो क्या होती, सदस्यता रद्द कर दी जाती थी ना। अगर कोई भी सदस्य बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 38 कहता है कि संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। हमने देखा था ना, उसका नाम करने के लिए कितने होने चाहिए, 50 का प्रस्तावित होना चाहिए 50 सदस्यों द्वारा, और 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होनी चाहिए। उसी प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, संसद के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, या संसद के विशेष बहुमत। तो क्या होना चाहिए, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे? सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा या न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग का वर्णन कहाँ है, आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40 क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। तो क्या होगी, यह कृत्य अविधमा होंगे, यह कृत्य विधम्य मान्य होंगे, उन कृत्यों की पुष्टि उनके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, वह कृत्य विधि मान्य होंगे। यानी कि जब तक मान लीजिए कि उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी पर बना रहेगा जब तक कि यह प्रूफ नहीं हो जाता कि इसको हटाया जाएगा या रखा जाएगा, तब तक वह एज ए राष्ट्रपति काम करेगा और उसके द्वारा किए गए सारे कार्य को क्या दिए जाएगी, मान्यता दिए जाएगी, उनको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 41 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, यानी कि हमें पॉजिटिव बात बतानी है ना, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, बात तो ठीक है, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उनसे किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। हमने देखा था ना, कुल सदस्यों का 2/3 भाग होना चाहिए था, है ना। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। नहीं, यह बात तो क्या है, गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी एक सदन है उसके जो 2/3 सदस्य है वो क्या कर दे, समर्थन दे दें, और महाभियोग की प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा स्टार्ट की जाएगी। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि संसद स्वयं जांच करेगी या किसी अन्य से कराएगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव कर सकता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है, ये बात तो ठीक है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए तो वह लोकसभा को भंग कर दे और जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। 41 का आंसर आ जाएगा जी हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42 कहता है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
कौन पद और गोपनीयता की शपथ, हमने देखा था कि जो शपथ है वह किसके अंदर है, वह अनुच्छेद 60 द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री या अधिवक्ता, तो किसके द्वारा दिलाई जाती है, स्पष्ट यह दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 58, 60, 66 या 70, तो किसके अनुसार करता है, यह 60 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। तो 58 के अंदर क्या थी, उसके अंदर तो योग्यताएं थी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, किसके लेगा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, तो किसके सामने लेगा, स्पष्ट वह लेगा सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट न्यायाधीश के द्वारा शपथ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 45 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा, कौन करेगा, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या प्रधान सेनापति, तो कौन इनकी पावरों को संभालेगा, वह संभालेगा सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी पावरों का संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 46 कहता है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा, किसे, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, वह देगा भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 47 राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है, अब इसने किसको दे दिया त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को दे दिया, अब यह इसकी सूचना किसको देगा, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को या भारत के महान्यायवादी को, तो किसको देगा, वह लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। हमें पता है अगर राष्ट्रपति सीट पर ना हो तो उसके जितने भी काम है किसके द्वारा किए जाएंगे, उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे। अगर ये दोनों ही ना हो ना तो किसके द्वारा किए जाएंगे, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा इनके कार्य को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रद्द हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति जी इनके कार्यभार को संभालेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस समय इनके कार्यभार को कौन संभालेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 50 जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो कितने तक, केवल 6 महीने तक ही वह कार्य कर सकता है। 6 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा, राष्ट्रपति के पद को फिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो कौन थे, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह या आर वेंकटरमन, तो कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह क्या थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 52 क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह तो क्या थे ना, क्या थे, हमारे उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो ज्ञानी जेल सिंह इसका क्या रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 53 भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तो कौन थे, चौथे राष्ट्रपति हमारे कौन थे, वी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फरुद्दीन अली अहमद, तो कौन थे, वह थे हमारे वी गिरी जी चौथे राष्ट्रपति थे, 4th नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
54 कहता है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या वी गिरी। तो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये 2 बार क्या बन चुके थे? राष्ट्रपति बन चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी कौन थे? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए ज्ञानी सिंह तो क्या थे? एक तो ये केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री थे, ठीक है, और दूसरे क्या थे? नहीं थे, ठीक है। तो ये तो ज्ञानी सिंह के बारे में हो गया। अब हमसे पूछा गया गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 56, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जाकिर हुसैन का, एस राधाकृष्णन का या नीलम संजीव रेड्डी जी का। तो किसका है? वह है नीलम संजीव रेड्डी जी का एकमात्र उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ज्ञानी जैल सिंह तो बिल्कुल रहे हैं, जाकिर हुसैन या सी राजगोपालाचार्य जी। तो कौन थे? सी राजगोपालाचार्य राष्ट्रपति नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो क्या थे? पीएम थे ना। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह कौन थे? हमारे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे 2 बार राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो कौन करता है? 52, 54, 55 या 57। तो देखिए 54 के पद का वर्णन किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। 54 के अंदर क्या है? उनके निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसका करवाया जाएगा और इसके अंदर कौन कौन शामिल होंगे उनका वर्णन किया गया है। 55 के अंदर है जो कोटा है उसका वर्णन है, और 57 के अंदर क्या है? जो दोबारा होता है ना, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 60 का हमारा आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 57, जिसमें दोबारा यानी कि दोबारा पुनः निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 60। आज हम इसके 60 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं। कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम टोटल राष्ट्रपति के 150 क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमें प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वह क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।